हेलो। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। मित्रों, आज जैसा जन सुलभ पुस्तकालय का प्रस्ताव था, आज मैं साहित्येतर विषय पर अपनी बातचीत करूंगा। अब तक आपने मुझे केवल साहित्य पर सुना है, लेकिन अब मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जिसका संबंध व्यक्ति विशेष से भी है और भारत के पर्यावरण विज्ञान से भी है, पर्यावरण समस्या से भी है। ये जो बात मैं कहने आज जा रहा हूं वो इस रूप में कहने जा रहा हूं कि किसी चीज का या किसी घटना का या किसी परिस्थिति का निर्माण कैसे होता है और जिन स्थितियों में कोई व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान की दिशा में बढ़ता है या उसकी रुचि जागृत होती है, उससे उससे उसकी बौद्धिकता भी सूचित होती है कि उसकी बुद्धि किस दिशा में प्रवाहित है और किस दिशा को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझकर उसी में अपना जीवन समर्पित कर रही है। हमारे समाज में अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब अनुपम मिश्र हमारे बीच थे। दुर्भाग्यवश एक बीमारी के शिकार होकर वो चले गए और हम सब लोग उनके बगैर उस क्षेत्र में जो सूनापन महसूस करने लगे उसको अब भरना मुश्किल दिख रहा है। ये अनुपम मिश्र से मेरी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, अनुपम मिश्र खुद क्या थे, इस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो मैं तो प्रायः कवियों पर काम करता रहा हूं और पंडित भवानी प्रसाद मिश्र नाम के जो कवि थे उनकी कविता के प्रति मेरा बहुत शुरू से आकर्षण था और वो आकर्षण इसलिए था कि वो गंभीर भी थी और गंभीर होने के साथ साथ वो समझ में भी आती थी। उसमें नई कविता वाली अमूर्तता नहीं थी और तीसरी बात ये कि वो कवियों की तरह मिलने पर बिहेव नहीं करते थे। उनका बर्ताव एक सरल निश्चल व्यक्ति की तरह होता था किसी के भी साथ। कभी कभी तो अपने संबोधन में राजा भी कह देते थे, कहो भाई भी कह देते थे। तो उनकी कविता के प्रति मेरा आकर्षण अपने साहित्यिक जीवन के शुरू से ही बढ़ गया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उनमें गांधी युग की बहुत सारी स्मृतियां थीं। आप देखिए, बीच में कोई इंटरप्शन हुआ था, मैं तो इतना समझ नहीं पाता, इसलिए मैं अपनी बात बहुत ठीक से इसके साथ कर भी नहीं पाता। एक असहजता का अनुभव निरंतर मुझे होता रहता है और हमारे कई मित्र कह रहे हैं कि मेरा कैमरे का जो एंगल है वही सही नहीं है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मुझे इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है।
अक्सर मैं प्रायः इसके साथ असहज भी हो जाता हूँ और मैं अपना पूरा वक्तव्य भी बिगाड़ लेता हूँ, लेकिन अब जैसा भी है। सुनाई पड़ रहा है रवि रंजन जी? आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? रवि रंजन जी, आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताइए। ठीक है, अब मैं नए सिरे से अपनी बात फिर से शुरू करता हूँ। अब मैं आश्वस्त हो गया कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। हमारे प्रिय आनंद कुमार सिंह का कहना यह है कि कैमरे का एंगल ठीक नहीं है, लेकिन मैं उसमें समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस एंगल को कैसे करूँ को ठीक हो जाए। अब शायद ठीक है। चलिए, अब मैं बोलना शुरू करता हूँ। तो मैंने कहा कि पंडित भवानी प्रसाद मिश्र की कविता के प्रति मेरा आकर्षण था, और मैंने आपसे ये भी कहा कि उसका कारण ये था कि उनकी कविता में अर्थ की गहराई भी थी, और कहने की सादगी और सरलता भी थी, और सहजता भी थी। और उनके साथ धीरे 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 मेरी बहुत निकटता हुई। वो मुझे अपना पूरा स्नेह देने लगे, और उसके साथ मैं भी उस स्नेह की भूख की प्यास जो थी मेरे मन में, उसके कारण मैं निरंतर जब भी दिल्ली जाता उनसे मिलने की कोशिश करता। तो उस स्थिति में मेरा उनके घर में प्रवेश हुआ, और शुरुआती दिनों में कभी कभी मुझे दिल्ली में ठिकाना ढूंढते हुए उनके यहाँ रुकना भी पड़ा। और वहाँ ऐसा घरेलू वातावरण था, तब माताजी भी थीं, और वो सब इस तरह से स्नेह देते थे और आत्मीयता देते थे, और ऐसा व्यवहार करते थे जैसे मैं किसी पराये घर में नहीं, अपने ही घर में आ गया हूँ। ये जो बात थी, इससे धीरे धीरे मैं उनके निकट गया, और फिर उन पर लिखने की कोशिश मैं शुरू से कर रहा था। कुछ लिखा भी था। बाद में उन्होंने मुझे अपने लोकप्रिय कविताओं के संग्रह के लिए भी कहा, मैंने किया भी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ी त्रासदी हुई मेरे साथ, कि मेरे लिए एक मार्गदर्शक जैसा कोई व्यक्ति चला गया। क्योंकि जिन दो कवियों ने मुझे मेरे आचार्य वाजपेयी जी के बाद साहित्य में दिशा दी, संभाला, मुझे समझाया, और साहित्य की और राजनीति की दुनिया को समझाया, उसमें दो बड़े नाम हैं जिनको मैं जीवन में कभी नहीं भूलना चाहूँगा। एक नाम था तो कवि श्री नागार्जुन, और दूसरे कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र। इनमें हद दर्जे की मनुष्यता भी थी, और कविता की श्रेष्ठता के बारे में तो अब मुझे कुछ कहना नहीं, क्योंकि जमाने ने उसे मान लिया है। तो उस स्थिति में उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार ने मुझे उनकी रचनावली के लिए कहा, वो भी मैंने किया और भी काम किया। लेकिन इसके पहले जब 1974 में उनका लोक सम्मान विदिशा में हमने आयोजित किया था, उस वक्त वो अपने पूरे परिवार के साथ विदिशा आए थे, और उनके जो बड़े बेटे हैं अमिताभ मिश्र जी, उनका गायन भी रखा गया था, और उस सभा की अध्यक्षता प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र कुमार जी ने की थी। तो उस वक्त जो परिवार के लोग आए थे, उनमें एक ऐसा शख्स भी था जिसके पास कैमरा था, जो बोलता तो कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ जो कुछ घट रहा था उसे वह अपनी कैमरे की भाषा में निरंतर एक प्रकार से रिकॉर्ड करता जा रहा था। मैंने तब भी कोई ध्यान इसलिए नहीं दिया कि मैंने पूछा ही नहीं कि ये सज्जन कौन है, लेकिन बीच बीच में मुझे एक आवाज़ उनको संबोधित करती हुई सुनाई पड़ती थी, पम। फिर धीरे 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 मैंने समझा कि ये पम और कोई नहीं है, अनुपम मिश्र ही हैं, क्योंकि घर के लोग प्यार से उनको पम कहते हैं। तो मेरा ध्यान उन पर गया। बाद में अब तो मुझे मालूम है कि वो जब डाकुओं के आत्मसमर्पण का कार्यक्रम चल रहा था विनोबा जी के ज़माने में और बाद में,
तो प्रभाष जोशी के साथ और उसके बाद श्रवण कुमार गर्ग जो पत्रकार थे अब भी हैं, इनके साथ इन लोगों की एक टीम ही थी जो निरंतर वहाँ काम करती रहती थी जहाँ डाकुओं का उठना बैठना था, और उनसे निरंतर संपर्क में रह करके उन्हें एक रास्ते पर लाना चाहते थे जो गांधीवादी रास्ता है, पहले से तय है। लेकिन उनके इस किस्से को मैं उतना नहीं जानता था। मैं ये जानता था कि अनुपम जी सिर्फ एक फोटोग्राफर मात्र हैं, और उनकी जो फोटोग्राफी थी वो जिस तरह की थी उसको तो बाद में भी उनकी किताबों में महसूस किया जा सकता। मैं जब उस घर में रचनावली के लिए ठहरने लगा बीच बीच में, क्योंकि उनकी सारी सामग्री को मुझे समेटना था और उसको लेकर के दिल्ली से विदिशा आना था, और उस वक्त मैंने उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की, लेकिन वो इतने व्यस्त रहते थे कि शायद ही कभी उनके पास फुर्सत रहती थी। रात को देर से लौटते थे और ऑफिस टाइम पर चले जाते थे, सवेरे अपना वो अपने दिनचर्या के जो काम थे उसको पूरा करते थे। तो मैंने उनके भाई से पूछा, बड़े भाई से, कि अब्बी भाई मुझे अनुपम जी से भी बात करनी है। तो अब्बी भाई ने बहुत ही प्यार से और लाड़ से अपने छोटे भाई के बारे में कहा कि भैया आपकी नींद खराब कर देगा वो बहुत बातूनी है, और फिर अगर वो बोलना शुरू करेगा तो आपका सोना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा एक आध बार, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अनुपम जी से बात करूंगा, क्योंकि अब्बी भाई से जो कुछ मुझे सुनना था कवि के बारे में वो तो मैं सुन चुका था। लेकिन जब अनुपम जी ने बताना शुरू किया और अपने ढंग से कहना शुरू किया तो मुझे लगा कि दोनों भाइयों ने अपने पिता को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा और समझा है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जुड़वा भाई तक या जुड़वा बहनें तक एक ही ढंग से दुनिया को देखें, और ये प्रकृति का सौंदर्य है कि हर आँख केवल आँख नहीं होती, हर आँख एक स्वतंत्र दृष्टि भी होती है। और वो स्वतंत्र दृष्टि दोनों भाइयों को मिली थी, एक गायक संगीतकार और दूसरा शुरू में एक कैमरामैन कह लीजिए। लेकिन उस कैमरे में जो भाषा वो लिखते थे वो असाधारण भाषा थी, साधारण भाषा नहीं थी, जो बाद में मैंने जैसे कहा कि उनकी पुस्तकों में मुझे दिखाई पड़ता है। तो इस रूप में अनुपम जी से मेरी बातचीत होती रही। फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा और करीब गया उनके, और बीच बीच में मैं जब भी दिल्ली जाता था उनसे मिलता ही था। लेकिन मैंने देखा कि या तो वो बोलेंगे तो पूरे प्राण से और आत्मा से बोलेंगे और बात करेंगे, अन्यथा वो अपनी धुन में रहेंगे, किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे। और उन लेखों का शीर्षक था अंग्रेजों से पहले का भारत। जैसी मेरी रुचियाँ बचपन से है, क्योंकि मेरा बचपन आर्य समाज में उसी के विद्यालय में गुजरा, तो मुझे राष्ट्रीय जीवन से और उसके संघर्षों से, उन संघर्षों में जो स्वाधीनता संग्राम के जो महत्वपूर्ण लोग थे उनमें बहुत गहरी रुचि थी। और उससे मेरा एक दिमाग ये भी बना कि वस्तुतः भारतवर्ष को, जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, हमने अपने बचपन में सुना था कि साहब यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, ये भी सुना था कि ताले नहीं लगाए जाते। तो मैं निरंतर इस चिंता में और उत्सुकता में रहता था कि अंततः वो भारत कौन था जो अब कहीं नहीं दिखता। लेकिन जब धर्मपाल जी की वो 10 किस्तों में लेखमाला छपने लगी तो मैं उसको निरंतर पढ़ता रहा, और एक दिन मुझे मन में आया कि इसको तो पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों को पढ़ना चाहिए, तो क्यों नहीं मैं अपना पैसा खर्च करके इसको एक पुस्तिका के रूप में छाप दूं। कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं, और मुझे याद है करीब 7-7,500 रुपये खर्च हुए थे मेरे, और मैंने वो पूरी किताब छापी। लेकिन उसके पहले का किस्सा ये है कि मैं अनुपम जी के पास जब गया, गांधी शांति प्रतिष्ठान में वो बैठते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि धर्मपाल जी से कैसे मुलाकात होगी, कहाँ रहते हैं, उनका संपर्क नंबर क्या है। तो उन्होंने बगैर किसी भूमिका के मुझे कहा वो तो अभी यहाँ के अतिथि गृह में ठहरे हैं,
आप जाकर मिल लीजिए। और उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे कि एक अपरिचित से मिलने के लिए हर वक्त लालायित या तैयार रहते हूँ। तो मैं ने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे भैया, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाकर मिल लीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं, आप उठिए और चलिए मेरे साथ और मेरा परिचय कराइए। खैर उन्होंने बेमन से वो उठे और उठ करके वो धर्मपाल जी के कमरे के सामने जाके उन्होंने नॉक किया और वो खुला। धर्मपाल जी तुरंत स्नान करके बाहर आए थे, सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद पायजामा और खादी की बटन लगी हुई उनके कुर्ते में, वो अपनी बटन लगा रहे थे। लेकिन उनका जो सौंदर्य उस वक्त देखा मैंने कि एकदम ऐसे लगा कि जैसे कोई बहुत ही देवतात्मा अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ उतर आया हो उस कमरे में। तो अनुपम जी ने यही कहा कि मेरा नाम बताया उन्होंने, और नाम बताने के बाद कहा कि आपसे मिलना चाहते हैं, और इतना कह के वो कब चले गए मुझे पता नहीं चला। बहरहाल धर्मपाल जी ने उनसे कहा कि जी कहिए, क्या बातें करना चाहते हैं आप। बहुत औपचारिक ढंग सा वाक्य उन्होंने कहा। तो मैंने कहा वो आपकी लेखमाला मैंने पढ़ी है और मैं चाहता हूँ मैं उसको पुस्तकाकार छाप दूँ और पूरे हिंदुस्तान में उसको वितरित करूँ। तो धर्मपाल जी ने बहुत, वैसे वो अंग्रेजी के सारा अंग्रेजी में ही लिखते थे, हिंदी अनुवाद था उसका। तो उन्होंने कहा कि इन सब बातों को कौन पढ़ता है। और उनकी इस कहने में इतना दर्द था कि ऐसा लग रहा था कि उनकी पीड़ा जो है वो फूट पड़ी है कि आजकल इन बातों को कौन पढ़ता है। ये बात सुनकर के मैंने कहा कि नहीं ठीक है, फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं उसे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करूं। तो उन्होंने कहा कि काहे को आप अपना व्यर्थ में पैसा खर्च करेंगे, उसको पढ़ना लिखना किसी को है नहीं, आपका पैसा अनावश्यक खर्च हो जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो छापना है, चाहे जो हो, आप मुझे अनुमति दे दीजिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें अनुमति देने जैसा क्या सवाल है, आप जाइए और छाप लीजिए। तो मैंने कहा एक निवेदन और है। तो उन्होंने कहा जी कहिए। तो मैंने कहा कि निवेदन यह है कि आप इसकी एक भूमिका लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भूमिका भी नहीं लिखूंगा, आप भूमिका लिख लीजिएगा। मुझे उनकी ये जो बातें थी बड़ी विचित्र सी लगी कि एक लेखक जो इतना बड़ा है और इलस्ट्रेटेड वीकली में जिसके इतने लंबे लंबे इंटरव्यू आए, खुशवंत सिंह ने छापा था उनके इंटरव्यू को कि मैं एक सोशल हिस्टोरियन हूँ। तो उस स्थिति में मैंने देखा कि उन्होंने जैसे कि कोई इतनी निष्प्रियता अपने लेखन के प्रति और अपने प्रचार प्रसार के प्रति। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, आप तो जाकर के उसको छाप लीजिए, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। बहरहाल मैं आया और मैंने छापा, मैंने भूमिका भी लिखी, 500 प्रतियां मैंने छापी। उस वक्त तो वो पेपर बैग में 10 रुपए की पुस्तक थी, तो इसलिए वो मैंने छापा और फिर वो काम हो गया। अनुपम जी ने उस मुलाकात में सिर्फ इतनी भूमिका निभाई, इसके बाद न उन्होंने मुझसे कभी पूछा कि क्या कहा और न मैंने उनको बताया। लेकिन हाँ, मैंने अपनी पुस्तक ले जाकर उनको दी और ये भी कहा कि जब धर्मपाल जी आएँ, क्योंकि उनका ठिकाना तो रहता नहीं, आप वो पुस्तक उन तक पहुँचवा दीजिएगा। तो कहने हाँ रख दीजिए, जब आएंगे तब मैं उनको दे दूंगा। लेकिन धर्मपाल जी को भी कहाँ इतनी फुर्सत, अब तो उनके पूरे लेखन का के बाद खैर वो मुझे बहुत स्नेह देने लगे। उन्होंने समझा कि शायद मेरी लिखने पढ़ने में और ख़ास तौर से उनके राइटिंग में मेरी रुचि है, तो मुझे अपनी हर राइटिंग की खबर देने लगे और उन्होंने मुझे इस माध्यम से तौला। अनुपम जी बीच में तब नहीं आए कहीं, लेकिन ये अनुपम जी थे। तो जब मैंने अनुपम जी को पुस्तक दी तो वो बहुत ही पुलकित हुए और मैं उन्हीं के यहाँ प्राय ठहरता था
और वो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी के ज़माने से ठहरा करता था। वहाँ मेरे लिए गुंजाइश हो जाती थी ठहरने की, हालांकि परिवार बड़ा था। नंदिता बहन थी, अभी भाई थे, माता जी थी, लेकिन फिर भी मैं उनके ड्राइंग रूम में या राइटिंग रूम में जो कमरा था वहाँ मैं लेट जाता था। और फिर हम और अभी भाई चाय बना के पीते थे। चाय तो अभी भाई बनाते थे। तो उस माध्यम से फिर अनुपम जी से मैंने बातचीत की, और किताब देने के बाद उनका मन भी बातचीत करने का काफ़ी बढ़ा। और जब मैं एक दिन किसी पते को पूछ रहा था कि दिल्ली में एक जगह कौन सी है, तो उन्होंने हमसे बताने के लिए और रिक्शा करने के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्शा वाला आपसे ज़्यादा मांगेगा, मैं आपके साथ चलता हूँ। और ये लोग जहाँ रहते हैं अभी भी, उनका जो परिवार रहता है, मैं आपको बता दूँ, जहाँ गांधी स्मृति न्यास है उसमें 21 नंबर बंगले में ये लोग रहते हैं। इनका परिवार रहता है, जब पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी थे तब से। तो उस स्थिति में अनुपम जी उस परिसर से निकले, और मैंने कहा कि आजकल कौन सा काम आप कर रहे हैं। तो उन्होंने बगैर किसी भूमिका के मुझे ये बताना शुरू किया कि मैं आजकल पानी पर काम कर रहा हूँ, और ये देख रहा हूँ कि पानी का जो संकट आने वाला है, उसमें जो पहले संकट नहीं था, तो उसके कारण क्या थे, क्यों पानी का स्तर जो है ज़मीन में इतने नीचे चला गया है, गांव में चला गया है, और सिंचाई की और पीने की दिक्कतें पैदा होने लगी हैं। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इस पर क्या काम कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि आपके गांव में भी जरूर तालाब होंगे, आपने गिना कितने हैं। तो मैंने कहा हाँ, मेरे गांव में अभी मैं गिन रहा हूँ तो कम से कम 3 तालाब तो बड़े बड़े हैं। और एक तो ऐसा था जिसमें हम लोग बचपन में खेलते खेलते थक जाते थे धूप में, तो जाके नहाते थे। और जिंदा किया जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि बहुत अधिक टेक्नोलॉजी के इस विकास में कौन आपकी बात मानेगा। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी परवाह नहीं करते कि कौन मानेगा, लेकिन मुझे अपना काम करना है तो वो तो मैं करूँगा, और कर रहा हूँ। तो वो किताब जब आई तब मैं जब दिल्ली गया, मैं अक्सर दिल्ली जाता ही था रचनावली के सिलसिले में, जो कि उनके पिताजी पर ही केंद्रित थी। तो मैं वहाँ जाता था, तो उन्होंने मुझे वो किताब दी। दीजिए। खड़े हैं तालाब। अनुपम जी की उस पुस्तक ने उनको एक विश्व पुरुष बना दिया। और वो इसीलिए उनकी बुद्धि इस बात पर, इस दिशा की ओर चली गई थी कि इस समय हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया संकट से रूबरू होने वाली है, और वो पानी है। और उस पानी को बगैर किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि तालाब रहेंगे तो जल स्तर बढ़ेगा। इसलिए जो लोग सुन रहे हैं उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके गांव के खेत हो गई है, और तमाम तालाब जो
भोपाल था ही, लेकिन मैं तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का एक टुकड़ा है अम्बेडकर नगर, वहाँ का हूँ। वहाँ भी मैंने देखा कि सरकार ने, प्रत्येक सरकार ने अपने अपने यहाँ जिस तरह बड़े बड़े बांध हैं, तो तालाब भी बचाए जा रहे हैं और फिर से पुनर्जीवित किए जा रहे हैं, जिससे जो पानी का स्तर है वो ज़मीन में ऊपर आ जाए। और तालाबों का यही एक विज्ञान है, जो जिसको आप चाहें तो लोक विज्ञान कह सकते हैं, ये उन्होंने किया। उसके बाद तो फिर उन्होंने ये भी तलाश की कि ये जो राजस्थान में जहाँ बारिश बहुत कम होती है, वहाँ लोग अपना काम कैसे चलाते हैं। और फिर उन्होंने एक दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक और लिखी, आज राजस्थान की रजत बूंदें। इन दोनों किताबों को देखने पर आप महसूस करेंगे कि चाल चल रहे हैं। ये अनुपम मिश्र ने पूरी दिशा, वो मुझे बताते रहते थे कि भैया यहाँ पर इस सरकार ने मुझे बुलाया, उस सरकार ने बुलाया, और वो उन्होंने व्याख्यान कराया। और व्याख्यान से बड़ा तो दिख, ये पंडित भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता हूँ कि इतनी व्यंजना गर्भी भाषा कि आप कहे तो गांधी जी की तरह बहुत छोटा सा वाक्य रहे हैं, लेकिन अर्थ उसका किसी सूक्त से कम नहीं है, किसी लोकव्यापी शब्द से कम नहीं है। ये अनुपम जी की भाषा का सौंदर्य है, क्योंकि उसमें इतनी सादगी है, इतनी सादगी है, लेकिन इतनी गंभीरता है, इतनी गंभीरता है कि ये कहना मुश्किल है कि अनुपम जी की भाषा के को लेकर के हम काव्य शास्त्र का या अलंकार शास्त्र का या भाषा शास्त्र का कौन सा व्याकरण लगाएं और समझा सकें लोगों को कि भाषा अगर होती है। क्योंकि मेरे संस्कारों में ये बात समझ में अब आई है, क्योंकि जब जवान था तब तो मुझे लगता था कि जितने भारी भरकम शब्द आप इस्तेमाल करें, आप उतने ही भारी भरकम आदमी समझे जाएंगे। लेकिन अब समझ में आया है कि भारी भरकम आदमी आप तब समझे जाएंगे जब आपकी भाषा सकता है। आचार्य राजशेखर ने बड़े कवियों का लक्षण बताते हुए यह बात कही है कि बड़ा कवि वो नहीं है जिसको चंद लोग पढ़ते हैं। हमारे यहाँ कवियों के कवि जैसी संज्ञा भी चलती है कि उनको केवल कवि ही समझ सकते हैं। तो आचार्य राजशेखर ने लिखा है कि सच्चा कवि तो वो है जिसकी कविता बड़े बड़े विदग्धों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ गांव में पशुओं की चरवाही करने वाले चरवाहा तक पहुंच जाती है, और वो भी उसमें उतना ही आनंद अपने ढंग का, अपने स्तर का उठा लेता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुपम मिश्र की जो भाषा है वो ऐसी ही भाषा है। और एक प्रकार से जब मैं एनसीईआरटी में कभी कभी एक विशेषज्ञ की हैसियत से रहता हूँ, कभी पाठ्यक्रम में, कभी विषय समिति के निर्धारण में, तो उसमें मैं जब था और हमारे मित्र डॉक्टर राजपूत, जगमोहन सिंह राजपूत, जो वहाँ उस वक्त उसके डायरेक्टर थे,
तो मैं वहाँ था, तो मैंने अनुपम मिश्र का एक पाठ्य सहयोग से उसे रखा, क्योंकि वो भाषा का एक अच्छा, माने एक प्रकार से अतुलनीय या अनुपम उदाहरण थी, और विचार तो उसमें थे ही। तो इस रूप में मैं आपसे कह सकता हूँ कि अनुपम मिश्र ने हिंदी को एक नई भाषा दी, एक नया अर्थ गौरव दिया और अर्थ दीप्ति दी। और इस रूप में उन्होंने एक ऐसी बात कही, एक सामान्य सी लगने वाली भाषा में, जो बात केवल हिंदी वालों तक नहीं, बंगला, मराठी, गुजराती और दुनिया की जो दूसरी भाषाएं हैं, अरब कंट्रीज में जो हैं, इस्लामिक कंट्रीज जितनी हैं वो, और जो नॉन इस्लामिक हैं, वहाँ तक उनकी वो भाषा पहुँची। लेकिन वो केवल भाषा नहीं थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वस्तुतः वो एक प्रकार से ऐसा विचार था, ऐसी दृष्टि थी जो आधुनिक विज्ञान के पास नहीं थी, जिसे अनुपम मिश्र ने प्रस्तुत किया और लोगों को दिया। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद मैं एक पत्रिका अंग्रेजी में पढ़ रहा था, मुझे ठीक नाम याद नहीं, मैं पूना में अपने एक मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था, तो शायद सिविल सोसाइटी नाम की मैगजीन थी, A4 से साइज उसकी आसपास थी। तो उसमें मैंने देखा कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए और उनको याद करते हुए वहाँ दी, मैंने उस पर कवर पर, मुख पृष्ठ पर शीर्षक छपा था, द वाटर गुरु हैज गॉन। जल का जो गुरु है वो चला गया हमारा साथ छोड़कर। फिर मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि हिंदी वाले भले अनुपम मिश्र को न समझ पाते हों, उससे मुझे और भी गौरव बोध हुआ इस रूप में कि मैं जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके पूरे परिवार के साथ उसे भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो ये अनुपम मिश्र ने फिर एक छोटी सी पुस्तिका और लिखा तो उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन और मैं इस बात में बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जब भी वो अपना कोई काम करते थे तो मुझे ज़रूर वो बगैर किसी माने सूचना के वो मुझे अपनी वो चीज़ भेज दिया करते थे, क्योंकि मैं डूब रहा है। ये जो बाढ़ ओढ़ आती थी और पानी को अनियंत्रित ढंग से बहने दिया जा रहा था, और वो पानी का जो नियंत्रण विज्ञान है वो हमें माने हमारी लापरवाहियों को सूचित कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए अब जो शब्द कि तैरने वाला समाज, हो, क्योंकि अनुपम मिश्र जैसे व्यक्तियों को हमने पहचानने में उतना योगदान नहीं दिया जितना कि वो पहचाने जाने लायक थे। अभी भी मेरे मित्रों प्रकाशकों को क्यों दे देते हैं छापने के लिए, वो क्या आपको रॉयल्टी देते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या रॉयल्टी आपको दे दें या एक मुश्त दे दें। तो मैंने कहा कि नहीं, वो अब मेरी किताब नहीं है, वो तो लोक की पुस्तक है, आपको जैसे छापना हो छापिए और उसको वितरित कीजिए या बेचिए, हमें अब उस किताब से कोई मतलब नहीं है। तो अनुपम मिश्र अकेले ऐसे हिंदी के आदमी थे जो जानते थे कि ये पैसे के लिए ये मस्तिष्क बेचा नहीं है मैंने, समाज के प्रति जो मेरा समर्पण है उसी के लिए मैंने ये सब किया है। और वो समर्पण उनके सामान्य जीवन में भी दिखता था। वो कहते बहुत कम थे, अपने बारे में तो बिल्कुल नहीं कहते थे,
लेकिन उनके न कहने में जो गहराई थी, बहुत सारे ढेर कुछ कहने वालों के पास नहीं रहती। ये मैंने महसूस किया। उसका एक उदाहरण मैं आपसे देना चाहता हूँ। एक दिन मैं उनके यहाँ दोपहर में ठहरा हुआ था, तो घंटी बजी, तो उस समय सब दोपहर में खाना खाकर लेटे हुए थे। तो मैंने जाके दरवाज़ा खोला, तो मैंने देखा अनुपम जी एक रिक्शे पर आए हैं, और रिक्शे वाला एकदम हाँफ रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा सड़क पर बैठे हुए बेचारे कुत्ते जो हैं गर्मी से कभी जीप लपलपाते हुए, माने एकदम पसीने में तर रहते हैं और हाँफते रहते हैं। वो रिक्शे वाला उस धूप में उनको लेकर आया था, और तो उन्होंने उतरने के बाद उसका जो पारिश्रमिक था वो तो दिया ही, और फिर उससे कहा, मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि भैया रुको, तुम पहले पानी पी लो फिर जाओ। अच्छा, वो पानी ले आए, खुद जाकर के, किसी को जगाया नहीं, और ले आके उसे पिलाने लगे। तो जब उसने पानी थोड़ा सा पी लिया गिलास में, और वो गिलास वापस करने लगा, उन्होंने उससे न जात पूछा, न धर्म पूछा, न घर पूछा, न जिला पूछा। तो उसने एक गिलास पीने के बाद संकोच से गिलास रख दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी पानी मेरे पास और है, भैया तुम और पी लो। और फिर उसको उन्होंने फिर वो गिलास भर कर दिया, और उसने पिया। तो उसके आंखों में जो मैंने चमक देखी, वो चमक मुझे बहुत कम दिखाई पड़ती है। तो अनुपम जी केवल अपनी चिंता में और अपने दुख दर्द में, अपने दुख दर्द को तो खैर वो अपना दुख दर्द मानते ही नहीं थे, और बल्कि दूसरे उनके लिए चिंतित न हो, इसकी चिंता उन्हें ज़्यादा सताती रहती थी। ऐसी जीवनी थी अनुपम मिश्र की, जो सचमुच ही गांधी को जीते थे। ये स्थिति थी अनुपम मिश्र की, और जिसके कारण वो जहाँ भी जाते थे, क्योंकि वो व्याख्यान भी देते थे, मैं आपसे बताऊं, और व्याख्यान देते समय वो जिस तरह की भाषा बोलते थे, वो भाषा जैसे कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना, खुद उनके पिता बहुत अच्छा गद्य बोलते थे, और वो तो कवि का गद्य था ही। लेकिन जो सबसे अच्छा गद्य मुझे लगता है, और मैंने इसे लिखा भी है हिंदी में, वो लिखा हुआ गद्य मुझे उतना अच्छा नहीं लगता उस तुलना में जितना बोला हुआ गद्य आचार्य रजनीश का और ओशो का लगता है। कि उनके गद्य में जो आकर्षण है, जबकि वो लिखा नहीं उन्होंने कुछ भी कलम लेकर, वो बोलते थे, रिकॉर्ड हो जाता था और फिर वही छपता था। लेकिन मैंने तो उनके साथ थोड़ा विद्यालय में पढ़ रहा था, एमए और शोध कर रहा था, तो उनके छोटे भाई निकलंक हमारे छात्रावास में ही रहते थे। आते थे अपना पुराना विश्वविद्यालय देखने, क्योंकि दर्शन शास्त्र से उन्होंने किया था। तो उनका एक व्याख्यान था, और मेरे रूम पार्टनर जैन थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चलो एक अच्छा व्याख्यान सुनेंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा व्याख्यान कौन सा होता है? तो उन्होंने कहा, नहीं आपने ऐसा व्याख्यान नहीं सुना होगा, रजनीश जी आए हैं। तब उनका नाम रजनीश जी ही था, आचार्य भी नहीं हुए थे, क्योंकि वो रबर्टसन कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे, और प्रोफेसर रजनीश के नाम से सब जानते थे। खैर परसाई जी ने तो व्यंग में उन पर एक व्यंग भी लिखा है। तो मेरा ये कहना है कि मैं गया, और पहले ही बेंच पर मैं बैठा था, और वो उस वक्त खड़ाऊँ या चप्पल पहने हुए थे, धोती पहने हुए थे, पूरा शरीर जो है एक शाल से ढका हुआ था, बाकी कुर्ता उड़ता नहीं था। मैंने उनसे कभी पूछा नहीं कि आप साहब कभी कॉलेज में भी जाते हैं, इसी तरह जाते हैं क्या? तो खैर मैंने उनको सुना, तो मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, 7 दिन तक मैं उस व्याख्यान के प्रभाव में रहा। और जब मैं सुबह घूमने जाता था, तो उस व्याख्यान के बारे में ही सोचता रहता था, और कभी कभी लड़खड़ा भी जाता था अगर कुछ पत्थर उत्थर लग गया। उनके व्याख्यान में इतनी ताकत थी। और
जिसने भी उनको सुना है, तो बाद में तो खैर हम लोगों ने फोटो वगैरह भी हम लोगों का हुआ, क्योंकि उनके सब जैन समाज के लड़के थे, उन्होंने फोटो लिया। और तो ओशो का जो बोलना था, वो जितना आप उनकी पुस्तिकाओं में, उनकी पत्रिकाओं में, उनकी किताबों में जो पढ़ते हैं, उन्होंने लिखा नहीं है। तो उसी तरह से अनुपम मिश्र का जो बोलना था, कहीं कहीं जरूर रिकॉर्ड होगा। और हम समझते हैं कि जो लोग उस रिकॉर्ड को इकट्ठा करके अगर उनकी सीडी निकालें तो बहुत अच्छा काम होगा। तो उस स्थिति में मैंने आपसे कहा कि अनुपम जी का जो गद्य था, क्योंकि मैं देखता था कि हम लोग जो लिखते हैं और अपने को बहुत बड़ा बड़ा लेखक समझते हैं और सोचते हैं कि हमसे ऊंचे विचार, ऊंची शैली, बेहतर शैली किसी के पास नहीं है। मैं तो बोलता भी हूँ और थोड़ा बहुत मुझे लोग सुनते भी हैं। उस स्थिति में मुझे लगता है कि अनुपम के पास जो भाषा का सौंदर्य था लिखने और बोलने का, वो तो हिंदी में किसी दूसरे समकालीन लेखक के पास नहीं है। सबका अपना अपना सौंदर्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के पास कोई सौंदर्य ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो जो सौंदर्य था उनका, कि वो आम आदमी से लेकर खास आदमी तक वो पहुंच जाते थे, और फिर भी वो आम आदमी भी अपने काम की बात मान लेता था और खास आदमी भी चमत्कृत होने लगता था। ऐसे ऐसा लहजा बोलने का, क्योंकि छोटा वाक्य बोलते थे और इतना सांकेतिक होता था वो, लेकिन इतना सरल, सहज और अर्थव्यंजित होता था कि आश्चर्य होता था कि हिंदी में इतनी क्षमता है कि हिंदी चाहे तो ऐसा बोल भी सकती है। तो ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा था कि अनुपम जी के बारे में ये जो मेरी याद है, उस याद का कारण यही है कि अगर वो एक बड़े कवि के छोटे बेटे होते, उस रूप में मुझे वो कभी याद नहीं रहते। लेकिन उन्होंने कभी ये जाहिर ही नहीं किया। ज़्यादातर लोगों को, हिंदी वालों को भी पता नहीं है कि उनके पिता इतने बड़े कवि थे। नागपुर जेल में 3.5 साल वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में रखे गए थे। अंग्रेज सरकार उनसे बहुत परेशान थी। और जब विनोबा जी से सर्वोदयवादियों में आपस में बहस हुई, तो वो विनोबा जी का साथ छोड़कर जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में आ गए, जयप्रकाश के साथ। वो परिवार शुरू से ऐसा रहा है जिसने समाज के और लोग के जीवन को अपना जीवन समझा है और उसके लिए किसी तरह का त्याग और कुर्बानी देने को तैयार रहा है। और अगर उस परिवार ने ऐसा किया, उसके अभी अपने नहीं लगानी पड़ी कि हम प्रगतिशील हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि सारे प्रगतिशील लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे। और उनकी मृत्यु के बाद जो हम सब लोगों के लिए बेहद त्रासद थी, रवीश कुमार ने जो उन पर 2 दिन अपना अपना ट्रिब्यूट पेश किया एनडीटीवी पर, कभी मिले तो जरूर देखिए आप कि अनुपम मिश्र क्या थे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अनुपम मिश्र को जानना एक प्रकार से भारत की बुद्धिजीविता को जानना नहीं, भारत के, और भारत अगर कहता है, आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा कहा जा रहा है, हम तो विश्वगुरु होने जा रहे हैं। तो विश्वगुरु होना कोई अगर भाषा में ही होता संभव, तब तो हम हो चुके होते। लेकिन सारा कुछ हम पश्चिम से लेते चले जा रहे हैं, जापान से लेते चले जा रहे हैं, कर्जा तक तो ले रहे हैं, और विश्वगुरु होने का दावा हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब झूठ बोलने से ही सारा काम चल जाए तो सच बोलने की जरूरत रहती नहीं। तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि अनुपम मिश्र जो हैं, उन्होंने जो कुछ किया वो एक प्रकार से ऐसा ऐसा ऐसी बौद्धिकता थी, ऐसा लोक समर्पण था और लोक चिंता थी। जैसे महाभारतकार ने बहुत अंत में महाभारत के कहा कि मैं दोनों भुजाएं उठाकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि धर्म से ही सारे हित सत्य हैं, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता।
को इकट्ठा करके है, उसके बारे में अनुपम मिश्र ने जो किया और कहा, वो आज सारी दुनिया का अपना कहा, सुना और अपने जिया सत्य हो गया। तो मैं ये मानता हूं कि हिंदी समाज को गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा बौद्धिक भी था, एक ऐसा लोक सेवी था जिसका चिंतन राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होकर राष्ट्रीय जीवन से पैदा होकर वैश्विक जीवन तक अपनी पहुंच बना सका था। और ये कोई साधारण बात नहीं है। हम हिंदी वालों की किताबें तो कभी 500, कभी 300, कभी 2000, कभी 5000, इससे ज़्यादा छपती नहीं। हम बहुत कोशिश करें तो 2-4 कविताएं हमारी जिस भाषा में अनुवाद भी हो जाती हैं और उसी में हम प्रचारित करते रहते हैं कि हमारा यहाँ अनुवाद हो गया, वहाँ अनुवाद। अनुपम मिश्र ने कोई प्रचारित नहीं किया। लेकिन अगर आप कभी गूगल पर जाएं, कभी आप खोजें कि अनुपम मिश्र की किताबों का क्या हाल है, वे कहाँ कहाँ गई हैं, किन किन देशों में गई हैं, कितनी कितनी छपी हैं, किन किन सरकारों ने छाप कर अपने पंचायतों को बांटा है। हमारे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने ऐसा किया था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बौद्धिकता का बहुत ज़्यादा गुमान किसी को हो तो उसे अनुपम मिश्र के पास जरूर जाना चाहिए। और अगर किसी की दिशा भटक गई है और वो बौद्धिक होने का दंभ पाले हुए है तो अनुपम मिश्र के पास वो रोशनी है जिससे उसकी बौद्धिकता को एक नई दृष्टि प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मित्रों, आपने मुझे सुना और जन सुलभ पुस्तकालय ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। धन्यवाद।